पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 का इतिहास चैप्टर नंबर 1। दोस्तों, हमारे चैप्टर का नाम है प्रारंभिक समाज। इसमें हम देखेंगे कि जो लेखन की विधि है यानी लिखने की जो कला है उसका विकास कैसे हुआ और जो शहरी जीवन था वो किस प्रकार था। तो आइए देखते हैं कि इन सब की शुरुआत कैसे हुई, इनका इतिहास क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे जो प्रारंभिक इतिहास है, प्रारंभिक समाज का जो इतिहास है वो उसकी शुरुआत कैसे होती है और हम कहाँ देखते हैं। देखिए, इस अनुभाग में यानी हम प्राथमिक समाज से संबंधित विषयों के बारे में अगर पढ़ना है तो हमें सबसे पहले अतीत में जाना होगा और देखना होगा कि लाखों साल पहले जो मानव था उसके अस्तित्व की शुरुआत कैसे हुई। आपके जो शिक्षक हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, वो आपको बताएंगे कि सर्वप्रथम जो मानव था, जो मानव समाज था, उनका जो उदय हुआ, जो यानी अस्तित्व में आने का स्थान जो है वो अफ्रीका है। सर्वप्रथम अफ्रीका में ही मानव प्राणियों का उदय हुआ या प्रादुर्भाव हुआ और पुरातत्व विज्ञानियों ने इतिहास के इन प्रारंभिक चरणों के बारे में हड्डियों, पत्थरों के औजारों के अवशेषों की सहायता से इनका अध्ययन किया है। आखिर जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कैसे पता लगाया कि जो प्रारंभिक मानव था उसकी जो शुरुआत है वो अफ्रीका में मिलता है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, इनकी शुरुआत के बारे में अध्ययन के लिए हड्डियों और जो पत्थर के औजारों के अवशेष थे उनकी सहायता से ये पता लगाया कि प्रारंभिक मानव की जो शुरुआत है अफ्रीका में देखने को मिलती है। पुरातत्व विज्ञानियों ने आरंभिक मानव के जीवन के बारे में पुनर्निर्माण करने के प्रयत्न किए। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि आखिर जो प्रारंभिक मानव थे वो कैसे घरों में रहते थे। वे पेड़ पौधों से उत्पन्न कंदमूल एवं बीजों को इकट्ठा करके और जानवरों को शिकार करके अपना जो भरण पोषण है वो कैसे किया करते थे और वे किन तरीक़ों से उनके जो भाव थे, उनके जो विचार थे वो एक दूसरे से अभिव्यक्त करते थे। आप यह भी पढ़ेंगे कि आदमी द्वारा आग और भाषा का प्रयोग कब और कैसे शुरू हुआ और अंत में आप यह देखेंगे कि आज की दुनिया में भी जो लोग शिकार और पेड़ पौधों से प्राप्त खाद्य सामग्रियों से अपना भरण पोषण कर रहे हैं या उन पर डिपेंड है, क्या उनके जीवन का अध्ययन करने से हम अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज जो लोग हैं, आज मतलब आधुनिक दुनिया के जो लोग हैं, जो मानव समाज है, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी शिकार या जो जंगलों में पेड़ पौधे हैं उनसे प्राप्त होने वाली खाद्य सामग्रियां हैं उन पर डिपेंड है। तो क्या हम उनके जीवन का अध्ययन करके हमारे अतीत के मानव के समाज के बारे में पता लगा सकते हैं। देखिए, विषय में कुछ प्रारंभिक नगरों जैसे मेसोपोटामिया कहाँ है, ये इराक में है। मेसोपोटामिया जो है, कहते हैं ये सभ्यता बहुत पुरानी है और ये जो वर्तमान इराक में पड़ता है। मेसोपोटामिया के कुछ शहरों के बारे में चर्चा की गई है। इन नगरों का विकास मंदिरों के आसपास हुआ था। ये नगर सुदूर व्यापार के केंद्र थे। पुरातात्विक साक्ष्यों यानी पुरानी बस्तियों के अवशेषों और बहुतायत पाई जाने वाली लिखित सामग्रियों के आधार पर उस समय के भिन्न भिन्न लोगों जैसे शिल्पियों यानी मूर्ति बनाने वाले, लिपिकों, मोहरे बनाने वाले और जो श्रमिक वर्ग था, पुरोहित यानी पुजारी, राजा और रानी आदि के जीवन का पुनर्निर्माण यानी उस समय इनका जीवन कैसे था उसका उनकी कल्पना करके फिर से उनकी जीवनी का निर्माण करने का प्रयत्न किया गया है कि मतलब उनके बारे में पता लगाया जा सके। आप यह भी देखेंगे कि इनमें से शहरों तथा कस्बों में पशु चारक समुदाय के लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाते थे। देखिए, इन लोगों के अलावा एक समुदाय ऐसा भी था जो पशुओं को पालने का काम करता था। एक विचारणीय प्रश्न यह है कि यदि लेखन कला का विकास नहीं हुआ था
तो इन शहरों में विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां थी वो कैसे संभव थी। सही बात है, अगर उस समय लोग लिखना नहीं जानते थे तो उस समय शहरों में होने वाले जो विभिन्न प्रकार के कार्य थे आखिर वो कैसे होते थे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि लाखों वर्ष तक जंगलों, गुफाओं अथवा काम चलाऊ घरों, आश्रयों या शिलाश्रयों में रहने वाले इंसानों ने आगे चलकर गांव और शहरों में रहना आखिर कैसे शुरू किया। यह एक लंबी कहानी है और ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो इनसे जुड़ी है, जो सर्वप्रथम नगरों की स्थापना से कम 5000 साल पहले घटित हुई। तो आइए हम देखेंगे वो 5000 साल पहले जो घटनाएं घटित हुई वो क्या थी। अत्यंत दूरगामी प्रभाव डालने वाले परिवर्तनों में से एक था धीरे धीरे देखिए अत्यंत दूरगामी प्रभाव डालने वाले परिवर्तनों में से एक था धीरे धीरे खानाबदोश जिंदगी को छोड़कर खेती के लिए एक स्थान पर बस जाना। देखिए पहले लोग क्या करते थे, जानवरों का शिकार करते थे, पेड़ पौधों से फल फूल जड़ ये सारी चीज़ें इकट्ठे किया करते थे और इन पर ये लोग डिपेंड थे। और ये जब एक स्थान पर ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाती थी तो यह जगह एक जगह छोड़कर फिर किसी अन्य जगह की तलाश में निकल जाते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इनमें परिवर्तन देखने को यह मिला कि इन लोगों ने एक स्थान पर रहकर खेती करना शुरू कर दिया, उसकी देखभाल करने लगे और वो धीरे धीरे समुदायों के माध्यम से यानी गाँवों या बस्तियों के माध्यम से बसने लगे। देखिए 10,000 साल पहले शुरू हो गया था ये जो काम था कृषि वाला, ये लगभग आज से 10,000 साल पहले शुरू हो गया। लोग खेती करने लगे। आपके जो शिक्षक हैं वो आपको बताएंगे कि खेती अपनाने से पहले जो लोगों का जीवन था वो लोग अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों की उपज को किस तरीके से इकट्ठा किया करते थे। धीरे धीरे उन्होंने भिन्न भिन्न यानी अलग अलग पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त की, जैसे वे कहाँ उगते हैं, वे किस मौसम में फलते हैं, इस प्रकार की बहुत सारी अन्य जानकारियाँ। इस जानकारी के आधार पर उन्होंने अपना पौधा उगाना सीख लिया यानी खेती करना सीख लिया। पश्चिमी एशिया में गेहूं और जौ, मटर और कई तरह की दालों की जो फसलें थी वो उगाई जाती थी। कहाँ पे? पश्चिमी एशिया में। जबकि पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में ज्वार, बाजरा और धान की जो फसलें हैं वो आसानी से उगाई जा सकती थी। देखिए ज्वार बाजरा अफ्रीका में पैदा किया जाता था और उन्हीं दिनों लोगों ने भेड़, बकरी, ढोर, सूअर और गधा जैसे जो जानवर थे इनको भी पालतू बनाना सीख लिया। तब पौधों से निकलने वाले जो रेशे थे जैसे रुई तथा पटसन और पशुओं पर उगने वाले रेशे जैसे ऊन जिनसे कपड़ा बुना जाने लगा था। कुछ समय बाद आज से लगभग 5000 साल पहले ढोरों और गधों जैसे पालतू जानवरों को हलों तथा गाड़ियों में बांधकर खेत जोते जाने लगे। इन घटनाक्रमों के फलस्वरूप और भी अनेक परिवर्तन हुए। जैसे जब लोग फसल उगाने लगे तो उन्हें एक ही स्थान पर तब तक रहना पड़ता था जब तक कि उनकी उगाई हुई फसल पक ना जाए। इसलिए ये एक स्थान पर बसकर रहना इनके लिए आम बात हो गई। इसके फलस्वरूप जो परिवर्तन हुए, लोग अपने रहने के लिए अधिक अस्थायी जो घर होते थे वो बनाने लगे। इसी बीच क्या हुआ, कुछ जनजातियों ने, कुछ समुदायों ने मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीख लिया। अनाज और अन्य उपज इकट्ठा करने के लिए नए उगाए गए अनाजों से तरह तरह की भोजन बनाने के लिए इन बर्तनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। मिट्टी के बर्तन क्यों बनाते थे भाई? ताकि जो अनाज पैदा कर रहे हैं उनको सहेज के रख सके, उनको बचा के रख सके ताकि आने वाले दिनों में उनका उपयोग किया जा सके। और दूसरा कारण ये था भाई कि मान लीजिए वो खाना बनाना सीख गए थे, पका हुआ भोजन करने लगे थे, तो इसलिए भी उन्होंने बर्तनों का निर्माण करना चालू कर दिया ताकि वो अपना भोजन वगैरह बना सके।
देखिए, खाद्य पदार्थों को अधिक स्वादिष्ट और सुपाच्य बनाने के लिए जो भोजन बनाने की प्रक्रिया थी उस पर ध्यान दिया जाने लगा, ताकि भोजन अच्छा बन सके। और उसको बनाने के लिए वो लोग भोजन बनाने की जो विधि थी उस पर ध्यान देने लगे। साथ ही पत्थर के औजार बनाने के जो तरीके थे उनमें भी बदलाव आया। लेकिन औजार बनाने के पहले वाले तरीके जो थे, ऐसा नहीं था कि वो बंद हो गए, वो भी चालू रहे और उन्होंने नए नए तरीके भी सीख लिए। पर कुछ औजारों तथा उपकरणों को घिसाई की विशद प्रक्रिया के जरिए चिकना और पालिशदार बनाया जाने लगा। देखिए, हथियार जब बनाते थे, जो पत्थर थे उनको घिसाई करते थे। घिसाई कर करके देखते एकदम, जिसे वो चोक बोलते हैं, एकदम नुकीला बना देते थे, ताकि उसको आसानी से जानवरों का शिकार किया जा सके, मांस को छील सके। बहुत सारी चीज़ें थी। अनेक नए उपकरण यानी अनेक नए हथियार बनाए गए, जैसे अनाज की पिसाई और सफाई करने के लिए ओखली व मूसल, पत्थर की कुल्हाड़ी, कसिया, फावड़ा जैसे जुताई के लिए भूमि साफ की जाती थी और बीज बोने के लिए खुदाई की जाती थी। देखिए, उन्होंने अन्य नए नए तरीके के सामान बना लिए, जैसे अनाज की पिसाई के लिए जो वो होता था ना, उसे क्या बोलते थे यार, चलिए आटा पीसा जाता, चक्की समझ लीजिए। और सफाई करने के लिए ओखल, मूसल, पत्थर की कुल्हाड़ी, कसिया, फावड़ा जिससे खेतों की खुदाई होती थी, भूमि को साफ की जाती थी, जिससे बीज को बोया जाता था। इन सारी चीज़ों को उन्होंने बनाना सीख लिया। कुछ इलाकों में लोग जो थे वो तांबा और तीन जैसे धातुओं के खनिजों का उपयोग करना भी सीख गए। कभी कभी देखिए, ये लोग तांबा और तीन का उपयोग करना सीख गए। कभी कभी ये लोग तांबे के खनिजों को इकट्ठा करके उनसे खास नीले और हरे रंग की वजह से उनका इस्तेमाल ये लोग करते थे। ये लोग खनिज जो तांबे के जो खनिज थे उनका उपयोग क्यों करते थे? क्योंकि उनमें नीले और हरे रंग पाया जाता था। उनके इस्तेमाल के लिए ये लोग उनका उपयोग करते थे। इससे आगे चलकर धातुओं से गहने और औजार बनाने का जो रास्ता था वो खुल गया, क्योंकि इन्होंने इसका इस्तेमाल सीख लिया था। अब धीरे धीरे ये लोग नई नई तरह के जो संसाधन थे वो बनाने लगे। दूरस्थ स्थानों और समुद्रों से उत्पन्न होने वाली कुछ अन्य प्रकार की चीज़ों के बारे में भी जानकारी बढ़ती जा रही थी। ये चीज़ें क्या थी? जैसे लकड़ी, पत्थर, हीरे जवाहरात, धातुएं, सीपियाँ और आबिसीडियन यानी ज्वालामुखी का पका हुआ जो लावा होता है वो। लोग इन चीज़ों और इनके बारे में अपनी जानकारी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहे और उनका प्रसार करते रहे। देखिए, जैसे जैसे व्यापार में वृद्धि हुई, गांव और कस्बों का विकास होते गया, वैसे वैसे जिन लोगों का आवागमन था वो बढ़ता गया, जिसके फलस्वरूप पुराने छोटे छोटे जन समुदायों के स्थान पर छोटे छोटे जो राज्य थे वो विकसित हो गए। यद्यपि ये परिवर्तन बहुत धीमी गति से हुए और इस प्रक्रिया में जो है ये नहीं कि ये जो प्रक्रिया थी कि छोटे छोटे जो समुदाय थे एकदम से राज्य में विकसित हो गए, ऐसा नहीं था। ये जो परिवर्तन जो हुए हैं ये धीरे धीरे कई हजार वर्षों में हुए हैं। लेकिन जब शहर स्थापित हो गए और उनका विकास होने लगा तो इन परिवर्तनों की जो रफ्तार थी वो बहुत तेज हो गई। इसके अलावा इन परिवर्तनों के कुछ दूरगामी परिणाम भी निकले, यानी कुछ खराब परिणाम भी सामने आए। जैसे कुछ विद्वानों ने तो इसे क्रांति कहकर पुकारा, क्योंकि लोगों के जीवन में संभवतः इतना अधिक परिवर्तन आ गया था कि उन्हें पहचानना ही मुश्किल हो गया था कि ये पहले वाले ही लोग हैं। जब आप आरंभिक इतिहास में दो विपरीत विषयों का अन्वेषण करेंगे तो इन निरंतर परिवर्तनों का जो आकलन है वो बहुत ही
जरूरी हो जाएगा। यह भी याद रखें कि हमने प्रारंभिक समाजों में से कुछ को ही उदाहरण के तौर पर विस्तृत अध्ययन के लिए चुना है। ऐसा नहीं कि मतलब जो प्रारंभिक में जो परिवर्तन हुए उन सारे उदाहरणों को हम ले रहे हैं, नहीं, उनमें से कुछ ऐसी हैं जिनसे हमें सारी कहानी का पता चल जाता है, उनको हम उठाते हैं और उनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। इनके अलावा और भी कई प्रकार के जो प्रारंभिक समाज थे वो थे, जैसे किसान समुदाय, पशुचारक यानी जो ग्वाले लोग थे, शिकारी संग्राहक समुदाय, नगरवासी लोग। कालक्रम में एक से आपको इन समाजों और लोगों के बारे में बहुत से संकेत मिलेंगे। देखिए, कालक्रम एक यानी आज से 6 लाख वर्ष पूर्व, यानी 1 ईसा पूर्व। आज से देखिए, आज का मतलब ये क्या कह रहा है, 1 ईसा जो पूर्व था ना, उससे भी लगभग 6 लाख वर्ष पूर्व, वो बात ये कह रहा है। 6 लाख साल पहले क्या हुआ था उसके बारे में देखिए। हाँ, ये जो भी है अभी इनको देखते हैं क्या है, लेकिन पहले ये देख लेते हैं आखिर काल कर्म का जो अध्ययन है वो कैसे करें। आप इस प्रकार का काल कर्म पुस्तक के प्रत्येक अनुभाग सेक्शन में पाएंगे। प्रत्येक काल कर्म को आपको विश्व इतिहास की प्रमुख प्रक्रियाओं और घटनाओं के बारे में बताएगा। जब आप इन काल क्रमों का अध्ययन कर रहे हो तो यह ध्यान रखें कि राजाओं के बीच लड़े गए युद्धों की अपेक्षा उन प्रक्रियाओं या घटनाओं जिनके द्वारा सामान्य स्त्रियां और पुरुषों ने इतिहास को प्रभावित किया, उनकी तिथियों को अंकित करना अधिक कठिन है। देखिए, ये बता पाना कि देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस राजा ने कब युद्ध किया, तो ये चीज़ आप डेट के माध्यम से बता देंगे। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो स्त्री पुरुष समाज वर्ग था, इनके जीवन में परिवर्तन कैसे आया, उसके लिए एक निश्चित डेट बता देना, तो ये बहुत ही कठिन काम है, ये कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये जो परिवर्तन थे वो धीरे धीरे हुए। कुछ तिथियां किसी प्रक्रिया या आरंभ या उसकी परिपक्व अवस्था को दर्शाती हैं। इतिहासकार लगातार नए नए साक्ष्यों के आधार पर तिथियों में संशोधन कर रहे हैं या पुरानी तिथियों के निर्धारण के लिए कई नए नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यद्यपि हमने काल कर्म को सुविधा की दृष्टि से भौगोलिक आधार पर बांटा है, पर वास्तविक इतिहास विकास प्राय इन सीमाओं के पार जाते हैं। ऐतिहासिक प्रक्रियाओं में काल अनुक्रम प्राय ऊपर नीचे या अतिव्यापित हो जाता है। देखिए, वही कह रहा है कि निश्चित तारीख बता पाना किसी के लिए बहुत मुश्किल है। इतिहासकार जो है एक अंदाज़ा लगाते हैं और उन्हें जैसे जैसे नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता है, वैसे वो लोग इन तारीखों के बारे में संशोधन करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। देखिए, मानव इतिहास की कुछ युगांतरकारी घटनाओं को यही दर्शाया गया है। इनकी प्रक्रियाओं का वर्णन आने वाले अध्यायों में किया गया है, जिनके पृथक काल कर्म भी है। जहाँ पर आप देखेंगे वहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई देगा जो खाने में लिखी तिथि से संबंधित है। काल कर्मों में दिए गए खाली खानों का यह अर्थ नहीं है कि उस काल में कुछ भी विशेष घटित नहीं हुआ। कभी कभी यह हमें बताता है कि हमें अभी तक यह पता नहीं है कि आखिर उस काल में क्या घटित हुआ। अगले वर्ष हम दक्षिण एशिया के इतिहास और विशेष रूप से भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे। दक्षिण एशिया के बारे में दी गई तिथियां उस उपमहाद्वीप में हुए केवल कुछ विकासों को ही दर्शाती हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, यह काल कर्म मानव के उदय, पौधों और पशुओं के बसने की प्रक्रिया के बारे में प्रकाश डालता है। यहाँ पर कुछ प्रमुख प्रौद्योगिक विकासों जैसे आग का आविष्कार, धातुओं के प्रयोग, हल द्वारा खेती तथा पहिए या जो चाक होते हैं उनके प्रयोग के बारे में जानकारी हमें मिलती है। इस प्रक्रिया में नगरों का आविर्भाव, लेखन के प्रयोग के बारे में भी बताया गया है कि मतलब नगरों का विकास कैसे हुआ और जो लेखन यानी लिखने की जो कला है वो लोगों ने कैसे सीखा। आपको यहाँ पर कुछ प्राचीनतम साम्राज्यों का भी उल्लेख मिलेगा जिनकी विषय वस्तु विस्तार से काल कर्म 2 में दी गई है। तो आइए देखते हैं, कुछ साम्राज्यों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, वो क्या है। देखिए, विश्व इतिहास के कुछ विषय तो यहाँ दिया गया है।
6 लाख वर्ष पूर्व यानी आज से क्या है ये 6 लाख वर्ष पूर्व यानी 5 लाख वर्ष वर्तमान से पूर्व। देखिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जीवाश्म यानी वर्तमान से 56 लाख वर्ष पूर्व। ये कह रहा है आज से 6 लाख वर्ष पूर्व यानी 56 लाख वर्ष पूर्व की बात ये कर रहा है कि आखिर जो आग का 6 लाख नहीं होगा यार, यहाँ गलत दे दिया है, 6 मिलियन होना चाहिए लगभग कि इस समय 56 लाख वर्ष पूर्व जो अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन वर्तमान से देखेंगे तो ये 14 लाख वर्ष पूर्व है। वर्तमान से पूर्व यानी प्राग्ञ मानव जो होमो सेपियंस के जीवाश्म जो हैं वो 1,95,000 वर्ष पूर्व में के मिले हैं। हमें जो प्राप्त हुआ है जो होमो सेपियंस के जीवाश्म वो लगभग आज से 1,95,000 वर्ष पूर्व का प्राप्त हुआ है। इस समय देखिए अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य भी मिले हैं जो लगभग 4 लाख वर्ष पूर्व के हैं, या आज से 4 लाख वर्ष पूर्व में अग्नि के साक्ष्य मिले हैं कि मतलब 4 लाख वर्ष पूर्व अग्नि का प्रयोग किया गया है, इसका साक्ष्य मिला है। अब ये देखिए 30,000 से 10,000 तक, इसमें और भी कुछ है। या देखिए 1.5 लाख से यहाँ दिया था 5 लाख से 1.5 लाख में जो है लगभग आज से 5 लाख वर्ष पूर्व से लेके आज से 1.5 लाख वर्ष इन दोनों के बीच का जो समय था उसमें प्राग्ञ मानव यानी होमो सेपियंस के जीवाश्म मिलते हैं जो ये कह रहा है 1,95,000 वर्ष पूर्व, ठीक है। और उसके बाद जो है 1.5 लाख से 50,000 जो वर्तमान से पहले का मतलब आज से 50,000 वर्ष पहले से लेके लगभग 1.5 लाख वर्ष पहले तक, उस समय भाई ऐसा नहीं एक खाली है। तो अभी कह रहा था ना कि इस समय कोई घटना नहीं घटी, भाई घटित तो हुई है लेकिन हमें अभी इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। ना ही हमने ये प्राप्त किया है कि आज से लगभग 30,000 से लेके 50,000 वर्ष पूर्व कौन सी घटनाएं घटित हुई। बस हमें जो मिला है वो क्या मिला है, लगभग आज से 40,000 वर्ष पूर्व के यानी जो प्राग्ञ मानव थे होमो सेपियंस थे उनके जीवाश्म मिले हैं। वही आज से 10,000 वर्ष पूर्व से लेके 30,000 वर्ष पूर्व के भीतर हमें गुफाओं में और जो आवास हैं गुफा आवास जिसमें लोग रहते थे उनमें चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं। वो लगभग आज से 27,500 वर्ष पूर्व बनाए होंगे। वहीं गुफाओं में तथा गुफाओं में जो आवास हैं उनमें चित्रकारी जो है वो विशेषकर फ्रांस और स्पेन में मिले हैं, ठीक है। आगे देखिए 7,000 से जो 8,000 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व का जो समय है उस समय हमें उस समय कौन सी घटनाएं घटित हुई उनका कोई साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन 7,000 से जो 6,000 वर्ष पूर्व का समय है उस समय जो मानव थे उन्होंने पशुओं को पालतू बनाना, विशेषकर कुत्ते को पालतू बनाना सीख लिया था। आज से 6,000 से 5,000 वर्ष पूर्व हमें जो देखने को मिलता है वो यूनान में गेहूं और जौ की खेती करना लोग सीख गए थे। देखिए ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना इसमें क्या है, ये जो अफ्रीका में मिला है और जो यूरोप में मिला है वो सारी चीज़ें बता रहा है। तो आगे देखिए 5,000 लगभग आज से 4,000 से 5,000 वर्ष पूर्व अफ्रीका में हमें कौन सी घटनाएं घटित हुई कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। लेकिन आज से 5 से 6,000 वर्ष पूर्व में हमें गेहूं और जौ की खेती कहाँ दिखता है, यूरोप में। जबकि 5 से 4,000 के बीच यूरोप में भी कोई घटना का साक्ष्य नहीं मिलता है कि इस समय क्या घटनाएं घटित हुई। आज से 4,000 से 3,000 वर्ष पूर्व लगभग अफ्रीका में लोग गधे को पालतू बनाने लगे, ज्वार बाजरा की खेती करने लगे और तांबे का प्रयोग सीख गए। जबकि तांबे का प्रयोग यूरोप में भी लोग इस समय सीख गए थे। 3,000 से 2,000 वर्ष पूर्व लोग हलों द्वारा कृषि तथा प्रथम राजवंश नगरों, पिरामिडों, जो कैलेंडर बनाने, चित्र बनाने की लिपि और पेपाइरस का जो लेखन था यानी मिस्र की ये सभ्यता थी,
इनके बारे में अफ्रीका में लोग जान गए थे और इसके साक्ष्य मिले हैं। और यूरोप में लोग घोड़े को पालतू बनाना सीख गए थे। 2000 से जो 1900 का, देखिए 1900 से जो 2000 ईसा पूर्व का समय था, उस समय अफ्रीका में कोई घटना देखने को नहीं मिलती है या हमें कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। हो सकता है उस समय कोई घटनाएं घटित हुई हों। ठीक है, आगे देखिए। और यहाँ ये कह रहा है जबकि यूरोप में इस समय लोगों ने लोग नगरों में रहने लगे, महलों का निर्माण करने लगे, कांसे का प्रयोग करने लगे, जो कुम्हार थे वो चौक बनाने लगे और व्यापार का विकास भी इस समय यहाँ होने लगा था। देखिए 1900 से 1800, 1700, 1600, 1500 इस समय अफ्रीका में सिर्फ मानव दिखाई देते हैं और कुछ विकास अगर आदमी कहे तो यहाँ पे मतलब कोई काल क्रम में जो घटनाएं घटित हुई उसकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। जबकि जो अफ्रीका में घटित हुई वो जानकारी अगर हम देखें तो 1700 से 1600 के बीच लिपि का जो विकास है यानी क्रीट लिपि का विकास हमें देखने को मिलता है, उसका साक्ष्य प्राप्त होता है। देखिए 1000 से लेके 1500 से 1400 के बीच में अफ्रीका में कांच की बोतलों का प्रयोग शुरू हो गया था। ये भी देखिए वहाँ कुछ मिला है। वहीं 900 से 800 के बीच पश्चिमी एशिया के फोनेशियनों ने उत्तरी अफ्रीका में कार्थेज नगर की स्थापना की और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापार का विस्तार किया लगभग आज से 800 से 900 ईसा पूर्व। जबकि यूरोप में 1100 से 1000 के बीच लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था। देखिए 700 से 800 ईसा पूर्व में क्या हुआ, यहाँ भी अफ्रीका में भी लोहे का प्रयोग चालू हो गया था। सूडान एक जगह है, आपने सुना होगा वहाँ पे। और 700 से 600 के बीच मिस्र में भी लोहे का प्रयोग शुरू हो गया। जबकि सोचिए आज से लगभग 700 से 800 ईसा पूर्व यूरोप में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हो गई थी, वो यूनान में हुई थी लगभग आज से 776 ईसा पूर्व। मैं उम्मीद करता हूँ इसके बारे में आपने पढ़ा नहीं होगा। और 600 से 500 के बीच में कोई साक्ष्य नहीं मिलता इस समय क्या घटनाएं घटित हुई अफ्रीका में। जबकि यूरोप में सिक्कों का प्रयोग चालू हो गया और रोम गणराज्य की स्थापना हो गई आज से 510 ईसा पूर्व। 500 से 400 ईस्वी के बीच जो घटनाएं घटित हुई वो फारसियों ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया, ये अफ्रीका में जो हुई। जबकि यूरोप में एथेंस में प्रजातंत्र की स्थापना हो गई। 400 से 300 के बीच में क्या हुआ, मिस्र में सिकंदरिया यानी अलेक्जेंडर की स्थापना, जो 332 ईसा पूर्व जो ज्ञान का प्रमुख केंद्र था वो क्या बना, मिस्र, यानी अलेक्जेंडर ने जिसकी स्थापना की थी। मकदूनिया के सिकंदर ने मिस्र और पश्चिमी एशिया की भागों को जीत लिया। 200 से 100 ईस्वी में क्या घटनाएं घटित हुई, यहाँ पे कुछ प्राप्त नहीं है, ना यूरोप में प्राप्त है ना अफ्रीका में प्राप्त है। भारत में तो बहुत कुछ प्राप्त है, जाके देखिए। अब देखिए अगर आप एशिया और दक्षिण एशिया को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि आज से लगभग 5 से 6 लाख वर्ष पूर्व जो एशिया का मानव था, यानी वर्तमान में जो पूर्वी चीन का हिस्सा पड़ता है, वहाँ पर अग्नि का प्रयोग सीख लिया था। ठीक है, लगभग 70,000 वर्ष पूर्व में जो अग्नि का साक्ष्य है वो मिला है, तो वो इन्होंने सीख लिया था। जबकि दक्षिण एशिया में अगर देखें तो रिवात में पाषाणकालीन स्थल मिले हैं जो लगभग आज से 1,90,000 वर्ष पूर्व का है, जो आज पाकिस्तान में हमें देखने को मिलता है। वहीं देखिए 5 लाख से 1.5 लाख वर्ष पूर्व क्या हुआ एशिया में और दक्षिण एशिया में, इसकी घटनाओं का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। जबकि 50,000 से 1.5 लाख वर्ष पूर्व में जो है वहाँ होमोसेपियंस के जीवाश्म मिले हैं जो लगभग आज से 1 लाख वर्ष पूर्व के हैं और पश्चिमी एशिया में मिले हैं। जबकि ऐसा कोई साक्ष्य दक्षिण एशिया में नहीं मिला है। 50,000 से 30,000 के समय, देखिए जो आज से 30,000 ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है,
इस समय भी एशिया और दक्षिण एशिया में घटनाओं का कोई साक्ष्य नहीं है। जबकि 10,000 ईसा पूर्व से 30,000 ईसा पूर्व क्या हुआ था, दक्षिण एशिया में लोगों ने कुत्ते को पालतू बनाना सीख लिया था। पश्चिमी एशिया में विशेषकर लगभग आज से 14,000 वर्ष पूर्व। जबकि भीमबेटका की जो गुफा है वहाँ चित्रकारी के जो निशान हैं, जो होमोसेपियंस और होमोसेपियंस के जो जीवाश्म है वो लगभग आज से 25,500 वर्ष पूर्व के, यानी मध्य प्रदेश में। देखिए भीमबेटका की जो गुफा वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, वहाँ चित्रकारी का निशान मिला है। जबकि होमोसेपियंस के जो जीवाश्म मिले हैं वो लगभग 25,500 वर्ष पूर्व श्रीलंका में मिले हैं। आगे देखिए, जो 8,000 से 7,000 ईसा पूर्व का समय था वहाँ पर लोगों ने, यानी एशिया के जो लोग थे, वो भेड़ और बकरियों को पालतू बनाने लगे और गेहूं और जौ की खेती करने लगे। जबकि अभी तक यहाँ कोई साक्ष्य, दक्षिण एशिया में कोई साक्ष्य नहीं मिला। 6,000 से 5,000 वर्ष पूर्व का जो समय था उस समय एशिया में कुक्कुट पालन, ज्वार बाजरा तथा अरबी की जो खेती थी वो, देखिए जो 7,000 से 6,000 वर्ष पूर्व का समय, इस समय लोगों ने सूअर और पशुओं को पालतू बनाना सीख लिया था। जबकि अगर दक्षिण एशिया में देखें तो वहाँ पर प्रारंभिक कृषि बस्तियों का अवशेष प्राप्त हुआ है। जबकि आज से अगर आप ये देखें 6,000 से 5,000 वर्ष पूर्व का समय देखें, इस समय लोगों ने ज्वार बाजरा तथा अरबी जैसे फसलों को उगाना सीख लिया था। इसके साक्ष्य क्या मिले हैं एशिया में, जबकि पूर्वी दक्षिणी एशिया में ऐसा कुछ नहीं मिला है। देखिए आज से 5,000 से 4,000 वर्ष पूर्व कपास की खेती सीख गए और तांबे का प्रयोग एशिया में लोग सीख गए थे। जबकि यहाँ दक्षिण एशिया में अभी कुछ ऐसा नहीं देखने को मिलता है। 4,000 से 3,000 वर्ष पूर्व जो कुम्हार थे वो चाक का प्रयोग सीख गए और यातायात के लिए पहियों का प्रयोग करने लगे। पहियों का प्रयोग के जो साक्ष्य हैं वो लगभग आज से 3600 ईसा पूर्व हमें देखने को मिलते हैं। जबकि लिखने की कला का प्रयोग भी देखें हम तो आज से 3200 वर्ष पूर्व मेसोपोटामिया में हमें देखने को मिलती है और लोग कांसे का प्रयोग भी करने लगे एशिया में, दक्षिण एशिया में नहीं, एशिया में। जबकि अभी दक्षिण एशिया में जो साक्ष्य हमें मिले हैं वो खाली तांबे के प्रयोग के मिले हैं। देखिए 3,000 से 2,000 वर्ष पूर्व क्या हुआ था, लोग एशिया में हल का प्रयोग करने लगे, कृषि करने लगे, नगरों में रहने लगे, जैसे यानी मेसोपोटामिया। सिल्क का प्रयोग करने लगे, घोड़े को पालतू बनाने लगे और चावल की खेती के बारे में सीख गए। जबकि हमें आज से 3 से 2,000 वर्ष पूर्व क्या देखने को मिलता है, इस दक्षिण एशिया में हड़प्पा कालीन संस्कृति के जो नगर थे उनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस समय ये लोग लिपि का प्रयोग करते थे। ये देखिए ये है इनकी लिपि। ये लगभग आज से 2700 ईसा पूर्व का समय हमें बताता है कि इस समय ये लोग लिपि का प्रयोग सीख गए थे। वही देखिए 1500 से 1600 ईस्वी के बीच क्या हुआ था, नगरों, लेखन, राज्य। 1500 से 1600 ईसा पूर्व के समय की बात कर रहा हूँ। नगरों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लिखने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, राज्यों का साक्ष्य यानी सांग राजवंश था उनके साक्ष्य मिले हैं और कांसे का प्रयोग भी हमें दिखाई देता है। 1400 से 1500 ईसा पूर्व क्या देखते हैं कि यहाँ एशिया में लोग यानी पश्चिमी एशिया में लोहे का प्रयोग शुरू हो गया और जबकि यहाँ पे ऋग्वेद की रचना भी लगभग दक्षिण एशिया में इसी समय मानी जाती है। 1300 से 1200 ईसा पूर्व का समय, 1200 से 1100 ईसा पूर्व के समय जो एशिया है यहाँ पर किसी भी घटना का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि ये ओखल है शायद, ठीक है। जबकि लोहे का प्रयोग जो है हमें देखने को कहाँ मिलता है, दक्षिण एशिया में। और वो कहाँ पे, और महापाषाण काल के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं दक्कन और दक्षिण भारत में। देखिए 1100 से 1000 वर्ष पूर्व क्या हुआ, ईसा पूर्व क्या हुआ, एक कोहान वाले ऊंट को भी पालतू बनाया गया जिसके साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। फिर देखिए 600 से 500 ईसा पूर्व सिक्कों का प्रयोग सीख गए लोग, यानी सबसे पहले इसका प्रयोग कहाँ हुआ, तुर्की में। फारसी साम्राज्य के बारे में साक्ष्य मिले हैं जो 546 ईसा पूर्व के हैं, जिसकी राजधानी जो थी वो पर्सिपोलिस थी, इसके भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जबकि चीनी दार्शनिक जो था कन्फ्यूशियस,
वो लगभग 551 ईसा पूर्व उसके साक्ष्य मिले हैं। जबकि अनेक क्षेत्रों में एशिया में, दक्षिण एशिया में अनेक क्षेत्रों में नगरों और राज्यों की स्थापना हो गई थी और पहली बार सिक्कों का प्रयोग और जैन और बौद्ध धर्म का प्रसार भी हो रहा था। 300 से 200 ईसा पूर्व चीन में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई, यानी एशिया में। वो लगभग आज से लगभग 221 ईसा पूर्व। और चीन की जो विशाल दीवार थी उसका निर्माण का कार्य जो था वो भी लगभग आज से 200 से 300 ईसा पूर्व ही देखने को मिलता है। जबकि 400 से 300 ईसा पूर्व एशिया में तो कुछ नहीं मिलता, पर दक्षिण एशिया में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। 1 से 100 ईसा पूर्व के बीच में एशिया और दक्षिण एशिया में दोनों जगह कोई घटनाओं का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। ये तो एशिया और दक्षिण एशिया की बात थी। ऐसे ही अगर हम देखेंगे कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन महाद्वीपों पर इस समय कौन सी घटनाएं घटित हो रही थी, तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो आज से लगभग 6 लाख से 5 लाख वर्ष पूर्व यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। हमें देखने को कब मिलता है, लगभग मान लीजिए 30,000 से 6 लाख वर्ष 30,000 से 6 लाख वर्ष पूर्व हमें ये शिमला मिर्च बोल लीजिए या मिर्ची बोल लीजिए, इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि मतलब लोग इनके बारे में लोगों को जानकारी हो गई थी। जबकि ऑस्ट्रेलिया में 30,000 से 50,000 वर्ष पूर्व जो होमो सेपियंस थे उनके जीवाश्म मिले हैं। समुद्री यात्रा के जो प्राचीनतम संकेत जो मिले हैं वो लगभग आज से 45,000 वर्ष पूर्व के हैं, जो ऑस्ट्रेलिया यानी जो प्रशांत महासागर द्वीप है वहाँ से प्राप्त होते हैं। देखिए 30,000 से 10,000 ईसा पूर्व का समय था। वहाँ पे उस समय होमो सेपियंस के जो जीवाश्म हैं वो अमेरिका में भी देखने को मिलते हैं, जो लगभग आज से 12,000 वर्ष पूर्व के हैं। वही जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, अगर वहाँ देखें कि होमो सेपियंस के साक्ष्य कब प्राप्त होते हैं तो वो लगभग आज से 45,000 वर्ष पूर्व। वही जिस समय होमो सेपियंस के साक्ष्य यहाँ मिले, ऑस्ट्रेलिया में मिले हैं 10 से 30,000 के बीच, उसी समय ऑस्ट्रेलिया में चित्रकला भी हमको देखने को मिलती है, उसके साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। देखिए 8,000 से 7,000 ईसा पूर्व दोनों जगह पे कोई घटनाएं नहीं घटित हुई होंगी, हमें साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए अभी। 7 से 6,000 के बीच कुम्हारा यानी स्क्वैश की खेती होने लगी थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ नहीं था। 5 से 4,000 वर्ष पूर्व सेम की खेती, 4 से 3,000 बीच कपास की खेती और लौकी की खेती अमेरिका में होने लगी थी। अमेरिका में नहीं, अमेरिका जो महाद्वीप है वहाँ पर। देखिए 3 से 2,000 ईसा पूर्व जो था, गिनी पिग टर्की को पालतू बनाया और मक्के की खेती ये लोग करने लगे। 2000 से 1900 ईसा पूर्व का जो समय था, ये लोग आलू, मिर्च, केशावा, मूंगफली की खेती करने लगे। लामा और एल्पेका को पालतू बनाने लगे, इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए प्रत्येक 6 खानों से एक तीर्थ को लीजिए और उस क्षेत्र में रहने वाले पुरुषों और स्त्रियों के लिए उन तिथि और घटना का क्या महत्व रहा होगा, इस पर विचार विमर्श करते रहिए आप लोग। देखिए 1200 से लेके आप ये मान लीजिए जो 1200 से लेके जो 1900 ईस्वी का समय था, इस समय इन लोगों ने भेड़ या बकरी मान लीजिए, इनको पालतू बनाने लगे थे ये लोग। हाँ वैसे ही लग रहा है कुछ। देखिए 1100 से 1200 ईस्वी पूर्व मैक्सिको के खाड़ी के चारों ओर ओल्मेक लोगों की बस्तियों और प्रारंभिक मंदिरों और मूर्तियों की जो शिल्प थी, इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहीं अगर आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखें तो वहाँ पे पोलिनेशिया और माइक्रोनेशिया में जो बस्तियाँ थी उनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 900 से 1000 ईसा पूर्व अमेरिका में चित्रात्मक लिपि का विकास हो गया, यानी चित्रों के माध्यम से ये लोग अपनी बातों को दर्शाने लगे, बताने लगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। और उसके बाद का समय
यहाँ पर क्या घटित हुई हैं इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। दोस्तों चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर 2 पार्ट में पढ़ाना चाहिए और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इसको हम आगे के चैप्टर के बारे में कल पढ़ेंगे। मेरी तबीयत भी सही नहीं चल रही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके बारे में हम आगे कल पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, बाय बाय, टाटा, ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।